हफ्ते में ही बिजी था एक्चुअली, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे स्कूल में ओके ओके। रोज। क्योंकि अब अपने पास बस एक आध 1 दिसंबर से आपका वो शुरू हो जाएगा। यस सर, अराउंड 15 डेज है। हाँ 15 डेज है, और प्लस अल्कोहल थोड़ा, 2 ही चैप्टर बच रहा है ना, बायोमोलिक्यूल्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल्स। तो आपको, हाँ अल्कोहल्स थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको नोट्स भेजा था, तो चूंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो बायो वाला पार्ट ट्राई करिएगा। नोट्स मैंने भेजा जो है उससे रीड करने का, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए। आपके 12th में हुआ है बायो में? सर अभी अमीनो एसिड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट 5 चैप्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है, अभी जेनेटिक्स है फर्स्ट। नहीं नहीं, एक बायो में चैप्टर ही है, एंड का चैप्टर होगा आई थिंक। बट सर वो अभी नहीं बायो, हमें कराया गया। ओके ओके। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बोनेट कार्बन जो होता है ना, उसी को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे डिफाइन किया गया कि कार्बन का जो भी हाइड्रेट्स होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। द ओल्ड डेफिनेशंस व्हिच वाज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला, कि इस जनरल फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई करेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। लेकिन देखा ये गया कि बहुत सारे ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स थे जो उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे थे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जो उस फॉर्मूला को, जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो इस डेफिनेशन को बाद में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा था, तो उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेट, दैट इज CxH2O का होल ट्वाइस ऑफ H2। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6, ठीक है। और इसको इस फॉर्मूले में पुट किया जा सकता है इजिली, C6H2O का होल 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, और ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन में हम ये लिख सकते हैं C4H2O का C2H4O2 विच इज इथेनोइक एसिड। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, CH3COOH को, ठीक है, जिसका कॉमन नेम जो होता है एसेटिक एसिड होता है, और IUPAC नेम जो होता है वो होता है आपका इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड, नॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। फॉर्मूला को कैसे सेटिस्फाई करता है, अगर मैं C2 ले लूं और H2O का होल 4 ले लूं, तो क्या ये दोबारा ये दे देगा? हाँ सर। सॉरी, H2O का होल 4 नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा, H2O का होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला दोबारा दे देगा। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया कि और भी, जैसे मान लीजिए आपके पास रैमनोज होता है, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, रैमनोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5 इज कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है आपका, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बट डज नॉट फिट इन द फॉर्मूला। सर जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसका क्या मीनिंग हुआ, रैमनॉट क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट में? Ramnose, which has a chemical formula C6H12O5, is carbohydrate but does not fit in the formula। क्या ये फॉर्मूला में सेटिस्फाई करेगा? इस फॉर्मूले को अगर मान लीजिए C6 ले रहे हैं आप, C6, ठीक है, H2O का, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, तो हाइड्रोजन को अगर सेटिस्फाई करने के लिए 6 डाल दिया आपने, तो ऑक्सीजन, इसको जब खोलेंगे हम लोग, ओपन करेंगे, तो ये कितना होगा, O6 होगा ना। बट फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, O5 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, फिट नहीं हो रहा, फिर भी ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जनरल फॉर्मूला दिस, ठीक है, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बट
देखा ऐसा गया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो फॉलो कर रहे थे और कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स भी फॉलो कर रहे थे। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यही हो गया ना जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इसे फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएट करने का तरीका गलत था। बात समझे आप? यस सर। चलिए ये हो जाए तो बताइए। यस सर, हो गया। दैट्स गुड। चलो, तो न्यू डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप हो, कीटोन्स ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो, उसमें क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी। बेसिकली हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप जिसमें भी होगा विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, आइदर कीटोन के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसके बेस पे इसका जो डेफिनेशन दिया गया नया वाला, वो इस तरीके से दिया गया, द कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as बहुत आसान है ये, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन खत्म होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एल्डिहाइड के साथ कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी बहुत सारे हों, ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। या फिर दूसरा डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द कंपाउंड्स which produce such units एक्सक्यूज मी सर। on hydrolysis. 1 minute please. जी बोलिए। सर जैसे पहली डेफिनेशन में आपने लिखा इट इज डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, तो सर यस, ऑप्टिकली एक्टिव का यहाँ पे किस सेंस में मतलब बना? देखिए कंपाउंड जो होता है, ठीक है, जब हम फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या किया था, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद है? यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो जाता है आपका कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड का सॉल्यूशन रोटेट ना करे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे एक नॉर्मल लाइट है, ठीक है, चारों डायरेक्शन में, जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने एक निकोल प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, विच वॉज मेड ऑफ CaCO3, याद आया, ठीक है, इससे पास कराया तो यहाँ पे PPL बन गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी सॉल्यूशन के, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी सॉल्यूशन से पास कराएंगे, आइदर इट विल रोटेट और इट विल नॉट रोटेट। अगर ये ऐसा ही है तो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली, ये एक्सपेरिमेंट वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर ये रोटेट किया, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट रोटेट, यहाँ रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रोटेट किया तो ये दो तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जिसमें प्लस लिख रहे थे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या लिख रहे थे, एल लीवो रोटेटरी और नेगेटिव। इसका तरीका एक और है जानने का कि जिस भी कंपाउंड में पॉस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS दोनों में से कोई नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और आइदर इसमें से दोनों प्रेजेंट हो या एटलीस्ट वन प्रेजेंट हो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ये POS और COS आपने क्लास 11th में आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। यस सर। तो हो जाए तो बताइएगा। हाँ सर, क्लियर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सम ऑफ द
carbohydrates which are sweet in taste are called sugars. उन्हें क्या कहते हैं हम? sugars कहते हैं. और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं उनको नॉन शुगर कहते हैं. ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग. द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स. आपको पता है शुगर यूज करते हैं ना? Yes, sir. So Is sucrose. named as, बिल्कुल सही, named as sucrose. Whereas sugar present in milk is called lactose. Whereas sugar present in milk is called lactose. उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैक्टोज कहते हैं. ठीक है, और यह सुक्रोज जो घर में यूज होता है. तो आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लैक्टोज होता है. डन. Yes, sir. चलिए, अब हम यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है दिव्या, ठीक है, ये अलग अलग बेस पे होता है. ठीक है, क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है किस बेस पे करते हैं. तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग, सॉरी, ये पहले वाला हम करेंगे जो वो करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब बेसिकली जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं ठीक है, तो वो सिंपलर यूनिट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. उसी बेस पे हम लोग इसका हाइड्रो क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको उसी बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं. तो पहले इसे लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, देन आई विल डिस्कस. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है. ये बेसिकली बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस वाला जो होता है आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. बहुत आसान है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला जो होता है, ठीक है, द फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड्स. ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, इनको हाइड्रोलाइज करने पे कोई सिंपलर यूनिट्स नहीं मिलता है. ठीक है, ये मतलब अपने लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, इससे ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर एज फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा आपको कि मोनोसेक्राइड्स कौन है. फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और लास्ट में इस कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा सारे सेक्राइड्स को याद करने का, बेसिकली मोनोसेक्राइड्स का. जो दूसरा आता है आपका, वो आता है ओलिगोसेक्राइड्स. ठीक है, ये क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स. अब ये ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है? बेसिकली जब आप इसको हाइड्रोलाइज करिएगा तो इसमें क्या होता है, 2 to 10 यूनिट्स
मोनोसेकेराइड्स देता है, टूट जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स या 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मोनोसेकेराइड डबल सी है ये बीच में, मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस एज फॉर एग्जांपल जो डाइसेक्राइड, डाई का मतलब क्या होगा, देखिए मोनो का मतलब एक, ठीक है, डाई का मतलब दो, ठीक है, ये दो देगा, ये एक भी नहीं देता, मोनो एक भी नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड जो होता है वो भी ओलिगोसेक्राइड में आता है। डाइसेक्राइड का मतलब ये हो गया कि ये 2 यूनिट देगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा आपका सुक्रोज जो होता है आपका डाइसेक्राइड होता है। माल्टोज जो होता है आपका डाइसेक्राइड होता है। लेक्टोज ये भी क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ट्राइसेक्राइड की बात करें, ट्राइसेक्राइड की, तो ट्राइसेक्राइड का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसका जो एग्जाम्पल होगा, ट्राइसेक्राइड का मतलब 3 यूनिट्स देगा, डाइसेक्राइड्स का मतलब 2 यूनिट्स देगा, ठीक है। और इसी ये रैफिनोज होता है इसमें, ठीक है। आपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उतना ही इनफ है, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब इसके बाद आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड्स। क्या आ जाता है? पॉलीसेकेराइड्स। अब जब पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो इसको भी डिफाइन कर दें, बहुत सारे यूनिट्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस a large number of which produce a large number of monosaccharides, a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharides, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल लार्ज नंबर जो देगा, मोर देन 10 कह लीजिए, वो क्या आ जाएगा, पॉलीसेक्राइड्स में आ जाएगा। स्टार्च हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, आपका ग्लाइकोजेन हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका गम्स हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, पॉलीसेक्राइड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, ठीक है, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are called non sugars. They are called non sugars. That clear? इसमें आपको लिखना बहुत पड़ेगा, समझना बहुत आसान है, इजी है, याद रखना पड़ेगा चीजों को। किसमें सर? यस सर ऐसे क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉर्म में वो कैसे दे सकते हैं? एमसीक्यू फॉर्म में सीधे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, नाम पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ऑल ऑफ देम, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स कौन है, जो ऐसा पूछ सकता है इसमें, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स कौन है, ये पूछा हुआ है। आप जब ये पेपर सॉल्व किया आपने जो सीबीएसई में यस सर, रिव्यू किया सीबीएसई था, के सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। हाँ, तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एक है। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। क्लासिफिकेशन ये दूसरा है, बेस्ड ऑन reducing and non reducing sugar, reducing and non reducing sugar। सीधी सी बात है, जो रिड्यूस करेगा और जो रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग की। तो रिड्यूसिंग के लिए हम कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है ऐसे शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर दें, रिड्यूसेस टॉलेंस, reagent, Fellings reagent,
बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये सारे रिड्यूस करते हैं। और जो नॉन रिड्यूसिंग में आएगा आपके पास, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग, वो जो इसको रिड्यूस ना कर पाए, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, डू नॉट रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट, डू नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन रिड्यूस करता है। तो बेसिकली मोनोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज जो होता है इसको ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है। फिर आपके पास आ जाएगा फ्रुक्टोज भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फ्रुक्टोज को बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ये जब रिएजेंट यूज करेंगे तो ये खुद रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए गैलेक्टोज है, कहने का मतलब ये है गैलेक्टोज को डाला आपने टॉलेंस रिएजेंट में, तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है गैलेक्टोज क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कौन किसको रिड्यूस करेगा? ग्लूकोज को डाला आपने टॉलेंस रिएजेंट में, तो टॉलेंस रिएजेंट वाला रिड्यूस हो जाएगा, तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा डायसेक्राइड लाइक माल्टोज जो होता है ये रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को। लेक्टोज जो होता है ये भी रिड्यूस कर देता है। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे कि सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूस नहीं कर पाता, तो सुक्रोज जो आएगा आपका वो किस में आएगा, नॉन रिड्यूसिंग में आएगा। अब हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट को कैसे रिड्यूस करता है, ये सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। सब मोनोसैकेराइड्स रिड्यूस होते हैं ना? सारे नहीं होते, लाइक ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जैसे डायसेक्राइड जो होते हैं माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूस कर देंगे टॉलेंस रिएजेंट को, लेकिन सुक्रोज नहीं करेगा, तो इसी सबको याद रखना आप। अभी देखेंगे कैसे रिड्यूस करते हैं बेसिकली। यस सर, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात होती है टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट, देखिए टॉलेंस रिएजेंट की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। या फिर यूं कहें तो कॉपर जिसमें सॉरी सिल्वर जिसमें Ag प्लस में हो, किस में हो, Ag प्लस में हो, +1 में हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बेसिकली AgNO3 प्लस में आ जाएगा NH4OH, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो होगा आप देखेंगे ये +1 में है, या फिर इसके जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं Ag2O, यहाँ पे भी देखिएगा ये +1 में है, इसके जगह और भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट Ag+ ले लिया, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं हम, और करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक AgNH3 का होल ट्वाइस एंड देन OH यहाँ रहेगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये +1 में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कार्बोहाइड्रेट में ये आपका डालते हैं, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट कार्बोहाइड्रेट में डालते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और पता है आपको एक चीज पता है कि एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं। यस सर। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और यहाँ पे जो आपका Ag+ होता है बेसिकली ये क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है प्रेसिपिटेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, तो आपको खुद पता चल रहा है कि Ag+1 से किस में जा रहा है, 0 में, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। इसको कहते हैं हम लोग सिल्वर मिरर। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर, PPT। एक चीज और, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH के फॉर्म में ना रह के यहाँ पे होता है COO- के फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू बेस, बेस का मतलब ये हो गया जो NH4OH है इसके वजह से, ड्यू टू द बेस NH4OH की वजह से ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
और यहाँ पे एल्डिहाइड का मतलब कोई भी आपने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया या फिर कीटो ग्रुप ले लिया, ठीक है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड वाला भी चलेगा और कीटोन वाला भी चलेगा। यस सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना तो पहला टॉलेंस रिएजेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा आएगा अपने पास फेलिंग्स रिएजेंट, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, दो चीज लेते हैं, ए और बी कंटेनर कह लीजिए छोटा सा, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट की जब बात करते हैं हम लोग, तो अपने पास क्या होता है कि एक ले लिया हमने फेलिंग ए और दूसरा ले लिया हमने फेलिंग बी। क्या ले लिया हमने, फेलिंग बी, ठीक है। अब फेलिंग ए में हमने क्या किया कि यहाँ पे हम रख लेते हैं एक वो CuSO4। CuSO4 में देखिएगा तो कॉपर जो होता है वो +2 में होता है, ठीक है। अब ये एक्वस लिया है तो वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, CuSO4.5H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, CuSO4.5H2O, जिसको बेसिकली हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो ये CuSO4.5H2O। और फेलिंग बी में हम क्या करते हैं, ये रखते हैं NaKT, ठीक है। याद करने के लिए बेसिकली रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रोसेल्स सॉल्ट, ठीक है, रोसेल सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये NaKT क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, COO Na, फिर यहाँ पे CH और OH होता है, देन अगेन CH और OH होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाले पे क्या हो जाता है, फिर COOK होता है, ठीक है। ये बेसिकली बस मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, इट जस्ट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द रिएक्शन, प्रोवाइड्स मीडियम, ठीक है। और इसका जो नाम होता है बेसिकली वो होता है Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या हम, ठीक है, ये फेलिंग बी और ए को मिलाया हमने, ठीक है, और फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डाला। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, मतलब खुद का सामने वाले को रिड्यूस किया है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये किस फॉर्म में आएगा, COO- में आएगा। और किसको रिड्यूस करेगा, उसके रिएजेंट को, फेलिंग्स रिएजेंट को, Cu+ से सीधे Cu2O में चला जाएगा। बेसिकली CuSO4 है, यहाँ पे क्या है, CuSO4 है, तो ये किस में चला जाएगा, Cu2O में चला जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो +2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, किस में होगा, +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और यहाँ पे +1 में। और ये हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन, PPT, रेडिश ब्राउन, सर ये PPT। ब्लू विटियोल मतलब बेसिकली हमें फिलिंग्स और फिलिंग्स बी का रिएक्शन करने पे मिला। नहीं नहीं, हाँ, देखिए ये एक और CuSO4 डाला आपने ए में, ठीक है। तो ये CuSO4 का होता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या बना लेता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, तो CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे आया तो मैंने बस बता दिया, ये ब्लू विट्रियोल में होता है। अब फेलिंग ए है और ये फेलिंग बी है, ये क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। दोनों को मिलाया, फिर आपने इसको किस में डाला, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन होगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये सीओ बेसिकली कार्बोक्सिलिक सॉल्ट अनायन के फॉर्म में होता है, COO-, यानी ये खुद का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो ये बन जाएगा। अब बताइए, दिव्यम ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा।
सर एक बार एचएल सॉल्ट समझा दीजिए। रोसेल सॉल्ट, देखिए ये फेलिंग, ये इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट फेलिंग्स ने किया था, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट जिसका रिडक्शन होता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली फेलिंग ए है और फेलिंग बी है। तो ए में तो ये समझ में आ गया। बी में जो इन्होंने लिया था वो लिया था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये क्या करता है, बस मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, बस खत्म। रोसेल सॉल्ट्स कॉमन नेम है इसका, जैसे आपका रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है। ठीक है। और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl हम जो खाते हैं, NaCl, तो इसका अलग अलग नाम होता है ना, तो रोसेल सॉल्ट्स इसके नाम पे हो गया है। और ये इसमें डालते हैं, दो अपने पास कंटेनर है छोटा छोटा, दोनों को मिलाया, फेलिंग्स रिएजेंट बना, और उसमें क्या करते हैं, उसको डाल दिया हमने कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो गया, और जो फेलिंग्स रिएजेंट का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ए वाला, ठीक है, जिसमें कॉपर है, पहले +2 में था, अब वो +1 में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा, यानी टेस्ट पॉजिटिव है, रिडक्शन हो गया है, ओके सर। ठीक है। ये जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ना है, बेसिकली हम डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए फंक्शनल ग्रुप में ये यूज किया जाता है। ओके सर। हो गया। यस सर। Let's move to the next reagent, which is Benedict, and Benedict is similar to Phalanx. हमने क्या कर दिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखा। अब बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखेंगे तो ये बेसिकली सिमिलर टू किससे होता है, आपका Phalanx से ही होता है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ aqueous USO4, aqueous USO4 एंड सोडियम साइट्रेट, एंड सोडियम साइट्रेट, ये दो यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH2COONA, देन यहाँ पे आ जाएगा CHOH, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2COONA, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, यहाँ पे aqueous USO4 है, ठीक है, दैट मीन्स USO4 डॉट 5H2 बना लेगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपका, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब वही हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप वाले, ठीक है, कीटो वाले। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और Cu+2 में है, यहाँ पे CuSO4 में, Cu किस में होगा, +2 में, और इसको भी रिड्यूस करके ये क्या कर देगा, Cu2O में बन जाएगा, यानी +1 है, और ये हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन PPT, बस इसका रिडक्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो इजी। सर थर्ड स्टेप में CH2CNO हो रहा है। हाँ, CHOH है, उसके CH2COONA, just like the first one. यस सर लिख लिया। चलिए, अब देखिए किस बेस पे डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो आता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
number of carbon atoms. जस्ट सपोज आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर एल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो क्या करेंगे, कीटोन वाला ग्रुप है तो क्या करेंगे, अगर 3 है, मिनिमम 3 है, तो इसको कहते हैं हम लोग एल्डोट्राइओस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कीटोट्राइओस। 4 होगा तो एल्डो टेट्रोस। 5 होगा तो एल्डो पेंटोज। 6 होगा तो एल्डो हेक्सोस। 7 होगा तो एल्डो पेंटोस। अब हेक्सोज हेप्टोज वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं आप। 3 4 5 6 यहाँ पे करेंगे कीटो टेट्रोज, यहाँ पे कीटो पेंटोज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कीटो हेक्सोज लिख सकते हैं ना। अगर 7 होगा तो कीटो हेप्टोज। ठीक है, एल्डो हेप्टोज, कीटो ऑक्टोज, एल्डो ऑक्टोज। समझ रहे हैं दिव्यम? यस सर। यस सर, यू क्लियर। दैट्स गुड। तो यहाँ पे अपना क्लासिफिकेशन खत्म होता है, तो अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आता क्या है सबसे पहले कि ये फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, तो फ्रॉम सुक्रोज। अब देखिए सुक्रोज की जब बात होती है तो सुक्रोज दिमाग में आते ही पता चलना चाहिए, याद आना चाहिए कि ये डायसेक्राइड है। क्या है, डायसेक्राइड है। डायसेक्राइड का मतलब क्या हो गया, ये 2 यूनिट देगा। ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बेसिकली H2O में डालते हैं। किस में डालते हैं, H2O में या फिर H3O पॉजिटिव लिख लीजिए। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब इसको करते हैं तो बेसिकली C6H12O6 देता है, और ये क्या देता है, C6H12O6 दूसरा वाला भी देता है। फर्क कितना होता है कि ये जो होता है आपका ठीक है, ये सुक्रोज से एक ग्लूकोज देगा और दूसरा क्या देगा, फ्रुक्टोज देगा। इनमें भी डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज क्या है। ठीक है, ग्लूकोज में बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आप ये सोचेंगे कि O11 है और यहाँ टोटल O6 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि H2O में जो होगा आपका बेसिकली H2 है और O है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो गया, ये 14 हो गया कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, अगर देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, H2O, यहाँ पे H12 और H12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका 2 मोल ले लेंगे तो बात खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन 11 आ रहा है, ठीक है, तो 12 करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा बेसिकली OH माइनस वगैरह, तो उसकी वजह से ये बैलेंस कर लेता है और ये किस में कन्वर्ट कर लेता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इज दैट क्लियर? ये यस सर। बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे जब बात करेंगे, ठीक है, तो 2 तरीके से बात होगा, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
जो ये ग्लूकोज होता है बेसिकली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और ये जो C6H12O6 होता है ये बेसिकली लिवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लिवो रोटेटरी होता है, यानी माइनस का होता है। एल से डिनोट करते हैं इसको, और इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। और ये जितना रोटेट करता है बेसिकली, ठीक है, उसका एंगल जो होता है वो 52 होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पे जो होता है आपका C6H12O6 जो कीटो ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज होता है, ये लिवो है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, और ये कितना आएगा? -92। तो ओवरऑल जो रोटेशन होगा वो नेगेटिव में आएगा कि नहीं? यस सर। जब नेगेटिव में आएगा यानी ओवरऑल नेट रोटेशन जो होगा बेसिकली नेट नेट रोटेशन, ठीक है, वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। दैट मींस एल है, लिवो रोटेटरी। और ये देखा गया कि आपका जो ये फ्रुक्टोज होता है बेसिकली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस, और ये क्या आ रहा है? ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यानी ये उल्टा हो रहा है कि नहीं? ये जो रिएक्टेंट है बेसिकली ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का ओवरऑल रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग कभी कभी इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन सुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये केन सुगर से ही सुक्रोज मिलता है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम एंजाइम। और यहाँ पे एंजाइम जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेज। क्या कहते हैं हम लोग? इन्वर्टेज। बिकॉज इन्वर्ट आ रहा है ना इसमें भी, इसलिए इसको इन्वर्टेज कहते हैं। इन्वर्ट हो जा रहा है इसलिए इन्वर्टेज कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सुक्रोज होता है, पूछेगा अगर सुक्रोज और उसका जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर है। ठीक है, इन्वर्जन है, इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो इससे लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप एक स्लाइड प्लीज पीछे कर सकते हैं, मेरे को एक चीज चेक करनी है। लीजिए। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। आगे बढ़े। तो पहला प्रिपरेशन हमने देखा फ्रॉम सुक्रोज, दूसरा प्रिपरेशन जो देखेंगे हम लोग बेसिकली फ्रॉम स्टार्च। और स्टार्च दिमाग में आते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है आपका पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली C6H10O5 का होल एन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाता है। ठीक है, अगर सही से देखेंगे H प्लस और H2 इधर गया और वो इधर आया तो ये कितना हो जाएगा? H12 हो जाएगा और वो 6 हो जाएगा। तो n टाइम्स बेसिकली C6H12O6 देता है ये, और ये होता है आपका ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज के नाम सुनते ही आपको पता चलना चाहिए इसमें जो ग्रुप है बेसिकली वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो दो तरीका हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज में पहला लिख लेंगे, इट इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, दैट इज डी और प्लस। ठीक है, क्योंकि ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसलिए डेक्सट्रोज कहते हैं। अब जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो हमें पता है C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर जब देखेंगे आप तो यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, वेट अ मिनट, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर जो होता है टॉप पे, ठीक है, वो होता है आपका CHO। क्या होता है? CHO। उसके बाद इधर होता है OH और इधर होता है H। इधर होता है आपका H और इधर होता है OH। बाकी दोनों नीचे जो होता है OH OH एक ही साइड में होता है, और एक साइड में होता है H और इधर H और इधर हो जाता है लास्ट में
CH2OH। तो आप कार्बन काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बताएं कितना है। कायरल कार्बन निकाल सकते हैं? तो कायरल कार्बन का मतलब जो 4 डिफरेंट टाइप के उससे अटैच है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप से अटैच्ड हो उसे ही कहते हैं। सर 6 कहाँ से होगा? ये CHO है यानी एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो गया और ये इधर, तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे Yes. देखेंगे CH2 यानी 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस पे आइए जरा, इस पे आएंगे और जरा फोकस करिए, एक अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप और नीचे का पूरा अलग ग्रुप, तो एक ये हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, नीचे का पूरा अलग, ऊपर का पूरा अलग, ये भी हो जाएगा। यहाँ आएंगे, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ठीक है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और नीचे का पूरा अलग, ऊपर का पूरा अलग। तो टोटल कायरल कार्बन्स जो होंगे कितने होंगे? 4 होंगे ना दिव्यम? सर बट अभी जैसे आपने वो पेयर किए तो 3 पेयर्स बने ना। पेयर्स, पेयर कहाँ किया हूँ? सर एक। पेयर इन द सेंस कि सर जैसे HANOH भी है। तो आप अलग अलग कार्बन का देख रहे हैं ना। यहाँ पे जब देखिएगा इस वाले कार्बन का जिस पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? CHO है, ये अलग ग्रुप है, यहाँ पे OH है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और नीचे का पूरा अलग है ना, तो ये तो होगा ही, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यस सर। अब उसके नीचे वाले का देखिए, ये वाले का, ठीक है, यहाँ पे है H अलग ग्रुप हो गया, OH अलग ग्रुप हो गया, फिर ऊपर जो लगा है वो पूरा का पूरा अलग है, नीचे का पूरा अलग है कि नहीं? ऊपर हाँ CHO सर। आ रहा है, ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा। इस वाले को देखिएगा, OH अलग है, H अलग है, ये पूरा का पूरा अलग हो गया, ये पूरा का पूरा अलग हो गया, तो ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग, OH H अलग हो गया, CH2OH अलग हो गया, ये पूरा का पूरा अलग हो गया, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया, अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस बहुत इजी है इसका। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? रिएक्शन विद HCN करेंगे, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसको समझेंगे कि रिएक्शन विद HCN क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन विद HCN जब करते हैं तो अल्कोहल से रिएक्ट नहीं होता, आइदर वो रिएक्ट होगा एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। तो जस्ट सपोज अपने पास क्या है, कीटोन है, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी एल्डिहाइड है, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो कीटोन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे HCN से जब रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज HCN में नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा तो नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। बस अब पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दीजिए, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दीजिए, तो अपने पास बनेगा क्या? CH तो इधर था, ये बॉन्ड खाली है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ H आ जाएगा और इसके साथ CN आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, यस और सर। इसको हम लोग कहते हैं सियानोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सियानोहाइड्रीन कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद HCN।
तो बेसिकली ये सारी रिएक्शंस जो इसमें मैक्सिमम रिएक्शन जो आएगी एल्डिहाइड कीटोन्स वाली, ठीक है, वो चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म मैं देते जाऊंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे लिख दे रहा हूँ, सी एच ओ वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, और यहाँ क्या आ जाएगा ओ एच, देन यहाँ क्या आ जाएगा ओ एच, और यहाँ क्या आ जाएगा एच, देन यहाँ पे अलोन फिर से ओ एच और एच, और यहाँ क्या आ जाएगा सी एच टू ओ एच। फिर यहाँ पे अगर एच सी एन से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है, एच सी एन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही सारी चीजें करनी है। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में O के साथ H चला जाएगा, ठीक है, ये H हो गया, इधर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद वही सारी चीजें रिपीट कर दीजिए। अल्कोहल तो रिएक्ट होगा नहीं, तो अल्कोहल का कुछ नहीं जाएगा, बाकी अल्कोहल जैसा का था वैसा ही लगा रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो देखिए ये ग्लूकोज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 है, ठीक है। अब इसमें कायरल कार्बन बताइए कितने होंगे? सर 5। 5 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। कहाँ कहाँ होगा, एक तो यही हो जाएगा, बाकी यही सब होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो टोटल कायरल कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स देख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। बहुत इजी है कि नहीं? यस सर। यस सर, हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा रिएक्शन जो होगा दिव्यम, वो करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड स्लैश रेड फॉस्फोरस। ये जो दो एक साथ मिलते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इनका काम क्या है, किसी ये इवन अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ROH है अल्कोहल, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H और H हो जाएगा, अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको H2O निकल रहा है कि नहीं? यस सर। एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड आपको क्या करना है, तोड़ना है, और 2 H लगाना है। अगर यहीं पे आपका जैसे सपोज ये C डबल बॉन्ड O है, और ये इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, आपका एक बॉन्ड टूटेगा तो H इधर आएगा, H इधर आएगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो H इधर और H इधर आएगा, और आपको H2O दिख रहा है निकलते हुए, और ये क्या हो जाएगा कि 2H आ जाएगा इधर, और ये ऐसे सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? यस सर। देखिए अगर मान लीजिए यहीं पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, C डबल बॉन्ड O, इसको भी रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, H इधर H इधर, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, H इधर H इधर, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H इधर और H इधर। तो आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से तो H2O बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या देगा, RCH3 देगा कि नहीं, एल्केन में सीधे कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहाँ पे देखिए ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। LiLH4 डोंट रिड्यूस, ठीक है, अल्कोहल, रिड्यूस अल्कोहल, बट HI
स्लैश रेड फॉस्फोरस डू। ठीक है, तो ये कर देता है लेकिन वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे पता चलता है बहुत ज्यादा क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए हमें किसका रिडक्शन कराना है, किससे रिएक्शन कराना है, हमें ग्लूकोज से रिएक्शन कराना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ और रुक जाइए जरा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ओ एच, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या आ गया, एच, और यहाँ क्या आ गया, ओ एच। फिर अगेन यहाँ पे आ गया ओ एच और यहाँ पे आ गया एच, देन अगेन यहाँ पे आ गया ओ एच और यहाँ पे आ गया एच, और ये हो गया आपका CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सबको रिड्यूस करेगा ना। सबसे पहले ये वाला H इधर, इधर H, फिर दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड ही तोड़ते हैं। ठीक है, इधर फिर ये करिएगा तो H इधर, H इधर, फिर ये करिएगा तो H इधर, H इधर, फिर ये करिएगा तो H इधर, H इधर। जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा H इधर, ये एक वाला करिएगा तो H इधर, H इधर। जरा ध्यान से देखिए अगर दिव्यम आप, तो इधर H2O बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा हाँ है, सर। यहाँ भी H2O बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी H2O बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी H2O बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इधर भी H2O। तो यहाँ बच्चा क्या, यहाँ पे C और दो हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर। तो रुक जाइए, प्लस में HI स्लैश रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे CH3 दिख रहा है आपको, नीचे आइए इस पे। ठीक है, तो एक H यहाँ दिख रहा है, एक H यहाँ दिख रहा है, यानी CH2 दिख रहा है आपको। फिर इस वाले पे आइए तो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, फिर से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। उसके नीचे वाले पे आइए तो ये कार्बन है, एक H यहाँ दिख रहा है, एक H यहाँ दिख रहा है, तो एक और CH2 हो जाएगा। फिर उसके नीचे आइए तो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका CH2 हो जाएगा। फिर यहाँ आइएगा तो ये CH2 और एक H ये मिला के क्या हो गया, CH3। यानी ये सीधे एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एन हेक्सेन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? यस सर। आसान है, हाँ सर। चलिए लिखिए इसे। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने कर लिया रेड फॉस्फोरस वाला। उसके बाद थर्ड रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन विथ NH2OH। सबसे पहले देखिए, इन सब का रिएक्शन आपको नहीं पता क्योंकि आपने वो अमीन वगैरह नहीं पढ़ा है, एल्डिहाइड नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ये हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, चूंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, या तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड तो हमें क्या करना है, H2N, इसको उल्टा लिख देता हूँ, H2NOH कर देता हूँ। जब भी ये रिएक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन से, तो ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। बेसिकली H2O बाहर निकल जाता है तो C डबल बॉन्ड N हो जाता है और ये OH हो जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसे कहते हैं हम ऑक्सिन। क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम जो होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए CHO ग्रुप आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है, H है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे H, और ये पोजीशन चेंज मत करिएगा, लेफ्ट राइट नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, H ये फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है, मैं लिखना सिखाऊंगा आपको। जब ये NH2OH यहाँ डाला आपने, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन इट, NH2OH आपने डाला, तो मैंने इसको ऐसे इस तरीके से लिखवा दिया, लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से वाटर निकाल दिया। तो अपने पास इधर बचा क्या, CH डबल बॉन्ड NOH बचा। ठीक है, और नीचे बाकी सारी चीज की सारी चीजें सेम होंगी, HOH। ठीक है, HOH, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHH, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHH, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2H, और इसका जो नाम होता है ग्लूकोज ऑक्साइम होता है।
यस सर लिख लिया। वेरी गुड। सब समझ में आ रहा है? तो देखिए Yes, यहाँ पे अपने ऑक्साइम वाले से हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करा दिया। अब फोर्थ जो रिएक्शन आएगा जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक अनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए एसिटिक अनहाइड्राइड बेसिकली क्या होता है, ये एस्टरिफिकेशन होता है। क्या होता है? एस्टरिफिकेशन। ठीक है, आपने अल्कोहल में शायद याद नहीं होगा आपको कि इनसे रिएक्शन कराते हैं तो ये एस्टर बनाता है, तो एस्टरिफिकेशन लिखा जाता है इसको। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, लेट्स से इसको मैं इजी करने के लिए AC लिख देता हूँ और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, AC लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो yes, sir. अल्कोहल से क्लास 11th 9th में तो आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल से इथेनोइक एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर देता है, तो एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और दूसरी चीज कि अगर अल्कोहल को, ठीक है, आप एसिड एनहाइड्राइड एसाइल हैलाइड इन सब से भी रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या देगा, एस्टर देगा, इसलिए एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ROH है और यहाँ पे क्या है आपका ACO है और फिर यहाँ पे AC है। तो बेसिकली आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इसको ROH को थोड़ा और अच्छे से लिख दिया, यहाँ पे R और O एंड देन H। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे भेजिए, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे भेजिए, तो यहाँ क्या बनाएगा, ROAC बनाएगा और यहाँ क्या बना लेगा, ACO और ये H, तो ACOH हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, फिर से ग्लूकोज लिखना है, यही सब करते रहना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब तो याद हो गया होगा, पहला वाला राइट हैंड साइड पे HH और फिर ये उल्टा कर देंगे एंड देन नीचे वाला दोनों राइट हैंड साइड पे OH होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का और ये हो जाएगा CH2OH। अब यहाँ पे देखिए एक अल्कोहल से एक AC2O रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 5 अल्कोहल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 अल्कोहल है। Yes, sir. तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 5AC2O लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या करना है, एल्डिहाइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे रिएक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे OH जहां OH था वहां क्या आ गया, OAC आ गया। हाँ सर। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे, OACH। ठीक है, फिर यहाँ पे तो H था, इधर क्या आ जाएगा, OAC। ठीक है, फिर यहाँ पे OAC और ये H और ये H और देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, और यहाँ पे भी OH था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OAC। इसका नाम होता है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एसी का मतलब एसिटाइल हो गया, एसी का मतलब एसिटाइल हो गया, एयर कंडीशन में एसिटाइल। बहुत आसान है, रिवीजन करिएगा, बोर हो गए होंगे अभी तक तो। नहीं सर। अच्छा, यस सर हो गया। दैट्स गुड। तो रिएक्शन विद यहाँ तक हो गया अपना, वेरी गुड। 8 रिएक्शन है टोटल अपने पास। ठीक है, तो 4 हमने कर लिया, 5वां रिएक्शन। अब अपने पास क्या है, रिएक्शन विद Br2 प्लस H2O। सबसे पहले देखेंगे इसका काम क्या है। Br2 प्लस H2O जो होता है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हर किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, Br2 प्लस H2O क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजेस only
एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गई, ये बॉन्ड खाली है, ठीक है। मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे भाई, ये क्या है OH, ये क्या है H, ये क्या है OH, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है HOH H, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, ठीक है। इसमें अपन लोगों को क्या करना है, Br2 प्लस H2O करना है, ठीक है। Br2 प्लस H2O करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा ये बस ऑक्सीडाइज होगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम रहेंगी, ठीक है। OH H OH OH and then CH2OH and then here it will be H OH H, ठीक है। और इसका नाम जो होता है वो होता है ग्लूकोनिक एसिड, या फिर दूसरा नाम जो होता है एल्डोनिक एसिड होता है। क्या नाम होता है, एल्डोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ एक और ध्यान में रखिएगा, Br2 plus H2 which means bromine water only oxidizes aldehyde but not ketone, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। यू कैन कंसीडर एट, मे कंसीडर एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक समझ में आ रहा है? यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो फिफ्थ रिएक्शन हो गया, अब सिक्स्थ रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो अपने लोगों के पास सिक्स्थ रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ये भी बेसिकली जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है ना, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, तो अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है तो ये सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर अल्कोहल है आपके पास तो ये सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है, लेकिन इसका भी एक सिचुएशन होता है, इसका भी एक कंडीशन होता है कि ऑक्सीडेशन तो होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है मतलब लास्ट में ऑक्सीडाइज होता है, और बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वीकेस्ट होता है और नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता ऑक्सीडाइज, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे देखिएगा आप OH, एंड देन यहाँ पे क्या है H है, और यहाँ पे H है, और यहाँ क्या है आपके पास OH है, एंड देन यहाँ पे OH आ जाएगा, देन यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH आएगा। जरा ध्यान से देखिए आप, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन होगा कि नहीं, जिस पे टिक किया हूं। यस सर, अगर 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और इसका नाम जो होता है वो ग्लूकारिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूकारिक एसिड, या फिर दूसरा नाम जो होता है सैकरिक एसिड होता है। क्या होता है, सैकरिक एसिड होता है। यस सर, हो गया। लिख लिया आपने? यस सर, चलिए, अब देखिए कितने रिएक्शन हो गए अपने, 6 रिएक्शन हो गए।
अब यहाँ पे क्या आता है, ये 6-7 रिएक्शन नहीं है बेसिकली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास क्या आता है कि अगर हम ग्लूकोज में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालें या फिर एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, ठीक है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट देगा वो ग्लूकैरिक एसिड ही होता है। आप खुद ही देख लीजिएगा। HNO3 का काम क्या है, HNO3 का काम यही है ना कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करे। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या होगा, CHO, और नीचे तक बना लीजिएगा ये CH2OH। तो आपने देखा कि जब ये चीज हमने डाला इसमें, ठीक है, बीच वाला लिख लीजिएगा आप, ठीक है, OH राइट हैंड साइड पे ये, तो यहाँ पे क्या देगा, ऊपर भी COOH देगा और नीचे भी COOH देगा कि नहीं, जिसको हम लोग क्या है, इधर इधर ये सब बना लीजिएगा, ठीक है, बना सकते हैं ना, अच्छा OH और यहाँ पे भी, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड की बात करें तो ग्लूकोनिक एसिड क्या था, COOH, और नीचे वाला क्या आ रहा था, CH2OH आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो आपको पता है कि अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो बस ये सब लिखिए जरा इसको। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ग्लूकैरिक एसिड होता है, ठीक है। ग्लूकैरिक एसिड, या फिर अभी पीछे वाले में ही लिखा था, दोनों तरफ हुआ था, तो ग्लूकैरिक एसिड और सैक्रिक एसिड। तो पूरा बना लीजिए इसे। इससे हो गया। डन, वेरी गुड। देखिए अब अपने पास क्या आ जाता है, इसका 6th पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। तो अब अपने पास ओसाजोन फॉर्मेशन आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओसाजोन फॉर्मेशन। अब देखिए ये ओसाजोन, 7th है। हाँ ये 7th है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन, अब ये जो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसे देखेंगे तो यहाँ पे होता है आपका NH2, ठीक है। NH2 इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये एक कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, तो इसको इस तरीके से लिख देता हूँ NH2N, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इससे रिएक्ट कराते हैं कि यहाँ पे H2N है और यहाँ NH है, एक H हटा के यहाँ पे PH लगा दिया, तो इसका जो नाम होता है बेसिकली फेनाइल हाइड्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फेनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या करना है आपको, H2O रिमूव करना है। H2O रिमूव करते ही अपने पास जो बनेगा, क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं फेनाइल हाइड्राजोन। क्या कहते हैं, फेनाइल हाइड्राजोन। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर है। यस सर। अब देखते जाइएगा, ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन चलेगा, ठीक है। ओसाजोन का फॉर्मेशन तब होता है जब हम 3 मोल्स ऑफ फेनाइल हाइड्राजोन यूज करते हैं। जब हम 3 मोल्स ऑफ फेनाइल हाइड्राजोन यूज करते हैं,
हाइड्राजोन यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले मोल की बात करेंगे हम। CHO हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा। ये CH2OH हो गया। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया PHNH। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा NH2। तो अपने को क्या करना है कि ये NH2 को उठा के मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, H2N NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकला अपने पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा। एंड देन पूरा का पूरा सेम रहेगा, OH एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, HOH, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H रहेगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास CH2OH। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आया है, ठीक है, आप वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए NH और ये हो गया PH। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक मोल यूज किया, अब तक तो एक ही मोल यूज किया हो ना, एक मोल ऑफ हाँ सर। फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया हूँ, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यस यहाँ सर। पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। अब बेसिकली जब दूसरा मोल यूज करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, PHNH, और ये क्या हो गया आपका NH2 हो गया। ठीक है, और ये ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसके जस्ट नीचे वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब इस कार्बन का रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बीच में कार्बन है, ये O है, यहाँ पे O है और H है, और इधर भी क्या है, इधर H है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो एक ऑक्सीजन आके यहाँ लगेगा। जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके लगेगा तो ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड NH, एंड देन क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा, और इसके जस्ट बगल में इसके नीचे वाले पे कार्बन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये HOH हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH H हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। इसके साथ क्या क्या बाहर निकलेगा, PHNH2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पे NH3 बाहर निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ बॉन्ड तोड़ के कि ये भाई ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा, NH2, इसका रिडक्शन होगा तो NH3 बन गया, और ये NH2 PHNH2 बन गया। अब क्या हो गया कि आप देख रहे हैं कि दूसरा मोल ये है। अब तीसरे मोल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे PHNH NH2, यही यूज करेंगे। फिर से जब करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे ये बॉन्ड। ठीक है, तो उसे तोड़ के फिर हम क्या बना देंगे, CH डबल बॉन्ड NH, जो पहला वाला था ना उसी तरीके से बना देंगे। यहाँ पे जो पहला वाला C डबल बॉन्ड O दिख रहा था आपको, वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, सीधा सीधा लगा देंगे, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड वेट वेट, वो तो नहीं है ना कहीं, ठीक है, H2O बाहर निकल गया, NH, और ये क्या हो जाएगा, PH, NNH PH, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, HOH, और नीचे और क्या आ जाएगा, OH एंड देन ये क्या आ जाएगा, OH, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH। इसी को कहते हैं हम लोग ओसा जोन, ओसा जोन, और ग्लू को ओसा जोन। इज दैट क्लियर? ये डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा था, लिख लीजिए इसे। सर वो H2 डबल N H PH है। हाँ, इनके बीच भी एक बॉन्ड होगा, NNPH, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है बॉन्ड।
सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डन. 1 minute sir. Yes sir, done. तो ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहला मोल यूज किया है, दूसरा मोल हमने यहाँ यूज किया है और तीसरा मोल हमने यहाँ यूज किया. तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं. ठीक है, फेनाइल हाइड्रोजन. तो आपका ओसोजन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन से. ठीक है. और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. Okay sir. ओके, थैंक यू. Excuse me sir. यस, सर एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं? वीकेंड पे करेंगे. वीकेंड पे